हाय फ्रेंड्स, ये है हमारा मैथ्स मंत्र चैनल। मैं हूं हर्ष पांडे। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं। दो वीडियो हमारे पहले बन चुके हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर, उसको आप पहले जाके देख लें। फिर हम अपना थर्ड वीडियो आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करेंगे। बट सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में लास्ट में आपसे कहा था करने के लिए, और उस क्वेश्चन का आंसर हमने आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे। एक का मैग्नीट्यूड था +3 माइक्रोकूलम, दूसरे का मैग्नीट्यूड था +4 माइक्रोकूलम। उनके बीच की डिस्टेंस 9 मीटर थी। दोनों डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हुए थे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k था, और उनके बीच में जो फोर्स लग रही थी वो थी 3 × 10⁻⁵ न्यूटन। क्वेश्चन ये था कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। हम फोर्स लिखते हैं। फोर्स होती है हमारी k q1 q2 अपॉन r²। यहाँ पे k होता है हमारा 1/4πε0। फोर्स कितनी दी हुई है? फोर्स दी हुई है 3 × 10⁻⁵ न्यूटन। k की वैल्यू हमको पता है, वो थी 9 × 10⁹। क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो इसलिए हम यहाँ पे 1/4πε0 k लिखेंगे। k की वैल्यू हमको नहीं पता तो अपॉन में लिख दिया हमने k मल्टीप्लाइड बाई q1। q1 इज 3 × 10⁻⁶ कूलम। देन q2 इज 4 × 10⁻⁶ कूलम। अपॉन में डिस्टेंस है 9 मीटर। 9 मीटर का स्क्वायर करेंगे, उसको लिख सकते हैं 9 × 9। अब इसको सॉल्व करें। 9 से 9 कटा, 3 से 3 कटा, k को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 × 10⁻। यहाँ पावर है -6 और -6 कंबाइन करके -12, साथ में प्लस का 9 तो हो जाएगा 10⁻⁻3। 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻5 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई में 9। 10⁻⁻3 इसको ऊपर भेजेंगे तो 10⁻⁵ हो जाएगा। 10⁻⁵ - 3 जगह 10⁻²। दैट इज वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी 4 × 10⁻² अपॉन में 9। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू है 400 × 9 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल जो हमारी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 44.44। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच द 2 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁵ न्यूटन। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपको लास्ट में दिया था एज अ होमवर्क। तो उस क्वेश्चन का आंसर है 44.44 यूनिट्स। तो आप इसको नोट कर लें। फिर हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है +0.8 माइक्रोकूलम, सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड है -0.4 माइक्रोकूलम। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स रहेगी। दिया हुआ है सिस्टम एयर में रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, फोर्स 0.2 न्यूटन। पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू बता दीजिए। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली कूलम्ब पर बेस्ड है। F = k × q1 q2 r² की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी k × q1 × q2 अपॉन में फोर्स। k है हमारा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय q1 है हमारा 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम, मल्टीप्लाइड बाय q2 जो कि 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम अपॉन में फोर्स लगेगी हमारी 0.2 न्यूटन। तो 10⁻⁹ कंबाइन होगा, यहाँ 10⁻⁶ ये दोनों कंबाइन होकर के 10⁻12 बनाएंगे, जो 10⁻⁹ के साथ कंबाइन होकर के
आपको दे देगा वैल्यू 10⁻³ अपॉन में 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 ये देगा 0.32, 0.32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.88 अपॉन में वैल्यू है 0.2, ये कटेगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 144, नीचे 10 इसको ऊपर ट्रांसपोज करेंगे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 144 × 10⁻⁻4 न्यूटन। जो ओवरऑल रेडियस आ जाएगा, रेडियस लाने के लिए हमने इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है आपका 10⁻²। दिस वैल्यू इन मीटर, जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.12 मीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। ये आ गया दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली कूलाम्ब लॉ के बेसिस पे था। अब हम आगे ना अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगेगा लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन का भी लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो बॉल्स हैं, दो छोटी छोटी, जैसे आप क्रिकेट बॉल्स देखते हो वैसे ही एक बॉल है ऊपर, एक बॉल अपने ग्राउंड पे रखी हुई है, दूसरी बॉल आपकी ऊपर एयर में है जो कि ग्राउंड बॉल से 5 सेंटीमीटर हाइट पे रखी हुई है। दोनों बॉल्स चार्ज हैं, ऊपर वाली बॉल पे q1 अमाउंट ऑफ चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁻⁸ कूलम। बॉटम वाली जो बॉल है इस पे चार्ज q है जो हमको नहीं पता है। जो ऊपर वाली बॉल है उसका मास 8 ग्राम है और जो नीचे वाली बॉल है ये इसका मास नेग्लिजिबल है, यानी कि आपको इसका मास नेग्लेक्ट करना है। इसलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम जो बॉटम वाली बॉल है जो कि ग्राउंड पे रखी है उसको कितना उसको चार्ज दे दें जिससे जो ऊपर वाली बॉल है वो रेस्ट पे रहे। तो पहली बात तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये बॉल एयर में रेस्ट पे क्यों लगेगी जबकि हमारे पास ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे की तरफ। अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो बॉल एयर में क्यों फ्लोट करेगी, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अगर आप प्लस q1 वाले चार्ज का FBD बनाओ, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको अगर आप दिखाएं, रिप्रेजेंट करें तो आपको क्या पता चलेगा, इसका एक पर्टिकुलर मास है, इसके मास की वजह से इसका एक वेट काम करेगा जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W = mg where g is the acceleration due to gravity। सेकंड फोर्स कौन सी लगेगी, क्योंकि दोनों चार्जेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी जिसे बोलते हैं कूलामिक फोर्स। ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। अब इलेक्ट्रिक, अगर इस चार्ज को स्टेशनरी रहना है, एयर में स्टिल रहना है, तो इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्लियरली मेंशन है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी उसके वेट दोनों को बैलेंस कराना है। क्या करेंगे, Fe दिस विल बी इक्वल टू mg। Fe क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये वैल्यू होती है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। g k क्या है, k है हमारा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई q1 हमको पता है कितना है 5 × 10⁻⁸ कूलम और q2 हमको नहीं पता जिसका अमाउंट q है। r जो कि डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इसकी स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 25 × 10⁻⁴। ये 10⁻⁴ कहाँ से आया, क्योंकि जब सेंटीमीटर में है तो उसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻² मीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये आ गई आपके इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको किसके इक्वल करना है, mg के। m है मास, मास कितना है 8 ग्राम।
8 ग्राम और ग्राम 10⁻³ kg। तो ये फोर्स इक्वल है किसके, इसको मैं इधर लिख देता हूँ 8 × 10⁻³ ये हो गया मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू हमको पता है 10 मीटर/सेकंड²। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारा 5 इस 5 से कटेगा, 10⁻⁵ ऊपर जाके 10⁻⁴, 10⁻⁴ ऊपर जाके 10⁻⁴ हो जाएगा, 10 की पावर 9 से क्लब करेगा तो हमको मिलेगा 10⁻13, उसमें से 10⁻⁸ सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आ जाएगी 9/5 × 10⁻²। 9 4 13 में से 8 निकला 5 मल्टीप्लाइड बाई Q। दिस वैल्यू विल कम आउट, यहाँ देखेंगे तो 8 × 10⁻³ × 10, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻² बनेगा, 8 × 10⁻²। जब आप इसको Q निकालने के लिए आप बाकी पार्ट उधर भेजेंगे तो 8 5 40 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। यहाँ से 10⁻5 जब नीचे जाएगा तो हो जाएगा 10⁻5, ये हो जाएगा 10⁻7 अपॉन में ये 9 जो है ऊपर से नीचे जाएगा तो जो वैल्यू आ जाएगी आपके चार्ज की वो वैल्यू आ जाएगी 40/9। 40/9 इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 4.44 × 10⁻⁻7 कूलम। तो ये वो चार्ज है जो हमें नीचे वाले चार्ज को देना होगा जिससे ऊपर वाला चार्ज हमारा बैलेंस स्टेट में रहे, मूव ना करे। तो ये एक और छोटा सा प्रॉब्लम था, अच्छा क्वेश्चन था, हमको थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का भी यहाँ पे यूज करना था। तो ये क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड है +5 माइक्रोकूलम, सेकंड का मैग्नीट्यूड है +3 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो उसको हम साथ में निकालते चलते हैं, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस क्या दी है, डिस्टेंस हमको दी है 1 मीटर। तो फोर्स निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू होता है 1/4πε0। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार यूज में आएगा। 1/4πε0 × Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 की, तो इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Q1 दैट इज 5 × 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई Q2 क्या है 3 × 10⁻6 अपॉन में r² दैट इज 1 का स्क्वायर। तो जो ओवरऑल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 5 3 15 मल्टीप्लाइड बाई 9। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 135 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 10⁻6 कंबाइन करके 10⁻12 हो जाएगा, 10⁻9 से मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.135 न्यूटन। इतनी अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है। ये तो बेसिक था। क्वेश्चन में अच्छा ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये सिचुएशन थी हमने सिस्टम में क्या किया, एक कॉपर का वायर लिया। कॉपर आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। हमने क्या किया, एक कॉपर का वायर लिया, उससे दोनों चार्जेस को कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या, होगा कुछ ये कि जो दोनों चार्जेस हैं उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दोनों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो जैसे आपका पानी हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करता है, हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है, सेम कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो हीट जो आपका करंट होता है, जो चार्ज होता है वो हमेशा हाई चार्ज टू लो चार्ज फ्लो करता है। तो और फ्लो कब तक करेगा आपको पता है। अगर आपने एक बड़ा सा टैंक, मान लीजिए आपके पास एक टैंक है ऐसे, दूसरा टैंक आपके पास है
इसमें पानी का लेवल आपने इतना रखा है और इसमें पानी का लेवल नीचे रखा है। तो क्योंकि आपने दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है तो इसमें पानी का लेवल गिरेगा, इसमें पानी का लेवल उठेगा। दोनों जब पानी का लेवल इसमें नीचे घटेगा उसमें ऊपर उठेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों में पानी का लेवल बराबर हो जाएगा। जब एक बार पानी का लेवल बराबर हो गया फर्दर पानी नहीं फ्लो करेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं उनको हमने एक बार से कनेक्ट किया है तो पहली बात तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। सेकेंडली चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों पॉइंट चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ना हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपने कॉपर वायर से कनेक्ट किया, कुछ देर बाद आपने कॉपर वायर हटा दिया, अब पूछ रहा है आपसे फोर्स कितनी लगेगी। तो जब आपका कनेक्ट हो गया मान लीजिए इस पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, इस पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, क्योंकि दोनों के चार्जेस का अमाउंट सेम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि ये जो आपका सिस्टम है इस सिस्टम पे एक्सटर्नली आपने कोई फोर्स नहीं लगाई है, इसका मतलब जो नेट चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल चार्ज कितना था 5 प्लस p, फाइनल चार्ज है q प्लस q। ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। यानी कि जब आपने कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया तो दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा। यानी कि जो बड़ा वाला था उसका मैग्नीट्यूड घट गया, छोटे वाले का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अब आपसे पूछ रहे हैं फोर्स क्या होगी, फॉर्मूला लगा दीजिए 9 इंटू 10⁻⁹ multiplied by 4 into 10⁶. This is the value of Q1. Q2 is the same value 4 into 10⁻⁶ अपॉन में डिस्टेंस 1। तो जो फोर्स आएगी आपकी वो आ जाएगी 4 4 60 into 9 144 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ वैल्यू कंबाइन करके कितनी आ जाएगी 10⁻⁻3। तो जो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.144 न्यूटन। पहले फोर्स की 0.144 हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार फोर्स बढ़ेगी, कुछ भी हो सकता है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बस चार्जेस सेम हो जाएंगे उसके बाद फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, आप कुछ में कह नहीं सकते हैं। तो ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन था आपके पास, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हम आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आपने क्या किया, उसके तीन वर्टिसेस में दो वर्टिसेस पे +3 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया और थर्ड वर्टेक्स पे 2 माइक्रोकूलम का आपने चार्ज रख दिया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो आपका Q वाला चार्ज है उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखते हैं, Q वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको जो आंसर दे रहा है वो इसी Q के फॉर्म में देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके मिला होता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था हमने उसके बेसिस पे होते हैं। सेकेंडली इसमें इंपॉर्टेंट चीज लगती है वेक्टर एडिशन, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियरली बताया है। थर्डली हम मैग्नीट्यूड निकालने से पहले जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं पॉइंट चार्ज पे उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो हम अगर इसका एफबीडी बनाएं कि ये पॉजिटिव है, इसका मैग्नीट्यूड मान लिया आपको पॉजिटिव दिया है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में लगेगी। सेकंड, इस 3 की वजह से इधर +Q पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी क्योंकि सेम नेचर है। नेक्स्ट, दिस इज +2 कूलम, दिस इज +Q कूलम, दोनों सेम डायरेक्शन में, अगेन रिपल्सिव फोर्स लगेगी। यानी कि आपका जो चार्ज है उस पे एक फोर्स F1 लग रही है, एक फोर्स F2 लग रही है और एक फोर्स F3 लग रही है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो पहले तो हम F1 F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं क्योंकि F1 F2 अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड ना भी निकालें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो आपके जो Q है वो मिड पॉइंट पे रखा है, यानी कि जो Q की डिस्टेंस दोनों पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम से है वो सेम होगी, इससे भी सेम डिस्टेंस पे होगा, इससे भी सेम डिस्टेंस पे होगा क्योंकि मिड पॉइंट पे रखा है। दिस डिस्टेंस विल बी 10 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस पेयर को देखें
दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है 3 और q, बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। एक फोर्स राइट की तरफ लग रही है। अगर आप इन दोनों की बात करें तो अगेन जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है वो 3 और q है, नी प्रोडक्ट इज अगेन 3q एंड मैग्नेट डिस्टेंस इज सेम 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप कूलम्ब्स में देखेंगे q1 q2 यहाँ पे है 3q, यहाँ पे भी 3q। अगर आप रेडियस देखेंगे तो रेडियस बोले तो डिस्टेंस, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, सेकेंडरी और अपोजिट डायरेक्शन लग रही हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। तो ओवरऑल जो फोर्स लगेगी वो लगेगी केवल F3 वाली फोर्स, कि उसको काउंटर करने के लिए कोई फोर्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, बट आपने केवल डायरेक्शन अच्छे से देखी, मैग्नीट्यूड को ओवरऑल चेक कर लिया, तो आपका क्वेश्चन कितना इजी बन गया। आपको डायरेक्ट कूलम्ब्स करवाना है। बट दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में? दिक्कत ये है कि आपको पॉइंट चार्ज 2 और q के बीच की डिस्टेंस नहीं पता। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ये है मीडियन। मीडियन जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो परपेंडिकुलर भी होता है। तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है, ये डिस्टेंस हमको पता है 10, ये डिस्टेंस 20 पता है। अगर मैं इस डिस्टेंस को नाम r देता हूं तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमको मिलेगा r स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दिस विल बी कम आउट टू 20 का स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर विल बी कम आउट टू 300, यानी r विल बी 10√3 सेंटीमीटर। This will be the value of distance between the point charges 2 microcoulomb and q microcoulomb। तो अगर आपसे कोई फोर्स पूछा है डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे 9 × 10⁹, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड में क्या होगा, पॉइंट चार्ज q जिसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई q जिसका मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता है, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है ये 10√3, बट दिस वैल्यू इज इन सेंटीमीटर। तो आपको जब स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 ऐड करना पड़ेगा। तो 10√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 300 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4। ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 10⁻6 10⁻9 कंबाइन होकर के वैल्यू आ जाएगी 10⁻3। यहाँ 10⁻4 है, ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻4 × 10⁻3, दिस विल बी 10⁻4 है तो ऊपर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻7 अपॉन में 10 की पावर 2 है, इसमें से 2 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 10⁻5। तो 9 × 2 9 × 2 = 18 अपॉन में डिस्टेंस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाई q, क्योंकि q का मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता है। ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी फोर्स की वो आ जाएगी 6 × 10⁻5 q। इतना न्यूटन अमाउंट का फोर्स लगेगा आपके सिस्टम पे। सिस्टम मतलब केवल प्लस q चार्ज के सिस्टम पे, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सिस्टम और बॉडी में डिफरेंस होता है। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया प्लस q वाले चार्ज पे, टोटल सिस्टम की वजह से कितना फोर्स लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस पर हम 2 क्वेश्चन करेंगे अच्छे इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पे, जो हमने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से उसकी डिटेल बताई थी। तो देख लीजिए क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। आप इसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में नोट करें या फिर आप क्वेश्चन के फॉर्म में नोट करें, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सेम नेचर के हैं, डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड कुछ भी उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है नेचर कैसा है। अगर दोनों सेम नेचर के हैं, पहला केस, अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो सिस्टम में क्या होगा देखते हैं। अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो एक क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि हमको, पहली बात तो क्वेश्चन में क्या कहेगा कि हमको इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराना है। अगर कहता है केवल पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराना है या फिर कहेगा सिस्टम का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराना है, दोनों में डिफरेंस है। पहले मान लीजिए आपसे कहा गया है
कि जो बॉडी है, जो आपका चार्ज है, आपको उसको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमको जो पॉइंट चार्ज रखना है वो दोनों चार्जेस के बीच में रखें या फिर हम कहीं यहाँ रख देंगे तब भी स्टेबल हो जाएगा। उसको आप चेक करेंगे फोर्स के डायरेक्शन से। अगर आपने बीच में रखा तो ये पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा, तो मतलब जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इसका मतलब आप Q की कुछ सुटेबल वैल्यू लेकर के फोर्सेस को बैलेंस करा करके नेट फोर्स 0 ला सकते हो। इसी तरह अगर आपका -Q -2 है तो आपने अगर +Q बीच में रखा है तो ये पॉजिटिव इसे अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अगेन द फोर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो आप पर्टिकुलर कोई वैल्यू लेकर के फोर्सेस को बैलेंस करा सकते हो क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन ही अपोजिट है। बट अगर आपने चार्ज को यहाँ रखा होता तब क्या होता? तब दिक्कत क्या होती? जो चार्ज है आपका, मान लीजिए यहाँ पे +Q चार्ज रखा है तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता, फोर्स लगती टुवर्ड्स लेफ्ट। इस पॉजिटिव की वजह से भी फोर्स लगती लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब बॉडी आपकी स्टेबल रहने की जगह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगती, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे जो पॉइंट चार्जेस हैं उनके नेचर सेम है तो हमें बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उस चार्ज को दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में ही रखना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि अगर दो सेम नेचर वाले पॉइंट चार्जेस के बीच में के सिस्टम में हमको किसी तीसरे पॉइंट चार्ज को इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराना है तो हमें उस पॉइंट चार्ज को उन दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग ही रखना होगा। अगर आपने किसी एक चार्ज की तरफ रख दिया तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर यहाँ मैग्नीट्यूड ने सेम लिखा है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, तब क्या करते हैं? तब भी सेम कर देंगे, हमको क्या डायरेक्शन से मतलब है। हाँ, उसमें केस डिफरेंट ये आता कि जो चार्ज है वो हमें उससे किस चार्ज के पास में रखें। मतलब हम इसको Q1 की ज्यादा पास रखेंगे, Q2 के पास ज्यादा रखें। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस पर फोर्स ज्यादा होगी। अगर फोर्स ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा लगाएगा। इसका मतलब कि हमेशा हम उस वाले चार्ज के पास रखते हैं जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो, क्योंकि अगर आपने बड़े वाले चार्ज, मान लीजिए Q1 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर बड़ा होता और आपने चार्ज यहाँ पे कहीं पे रखा होता तो Q1 की वजह से फोर्स इधर लगती, Q2 की वजह से फोर्स लेफ्ट राइट की तरफ लगती। बट Q1 की वजह से फोर्स राइट की तरफ लगती है, Q2 की वजह से फोर्स लेफ्ट की तरफ लगती। बट क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और उसकी डिस्टेंस भी कम है तो इसका मतलब हम ये जो फोर्स हमारी आ रही थी राइट की तरफ, ये फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि हमको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स जो है वो चार्ज की प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है अगर आप उसके पास में रखोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी, और क्योंकि डिस्टेंस कम है इसकी वजह से भी फोर्स ज्यादा लगेगी। तो हमेशा हम उस वाले पॉइंट चार्ज के पास में रखते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कम है। सेम यहाँ अप्लाई होता है। थर्ड एक केस आता है कि जब दोनों पॉइंट चार्जेस का नेचर अपोजिट है, उसमें क्या सिस्टम होता है ये भी हम देख लेते हैं। हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड +Q1 दूसरे का -Q2। उनके बीच में हमको उनके सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट चार्ज रखना है जो स्टेबल हो। तो क्या करेंगे हम? मान लीजिए इस केस में भी आपने आदत में से आपने बीच में रख दिया तो होगा क्या? पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को करेगा रिपेल, जबकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को करेगा अट्रैक्ट। तो अगर आप इस +Q पे फोर्स देखें तो वो दोनों सेम डायरेक्शन होंगी, यानी कि फोर्सेस को आप चाहे जितना मैग्नीट्यूड में चेंज लें, डिस्टेंस में चेंज लें, आप किसी भी तरीके से फोर्सेस को बैलेंस नहीं करा पाएंगे, तो चार्ज मूव कर जाएगा। तो कहाँ रखें? उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, और मैग्नीट्यूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचर क्या है। यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग तो हम चार्ज नहीं रख सकते, उनके दोनों चार्जेस के बीच में तो नहीं रख सकते, बट साइड में तो आपका जगह है। अब मान लीजिए मैंने चार्ज यहाँ रखा होता, और मान लीजिए मैं आदत के अकॉर्डिंग +Q भी चार्ज रख रहा हूँ, ठीक। तो
प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, एंड प्लस क्यू वाला इसको रिपल करेगा। तो यहाँ पे फोर्सेस जो है वो डायरेक्शन के अपोजिट है, फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चार्जेस जो है वो बैलेंस्ड रहेंगे। चार्ज बैलेंस हो सकता है क्योंकि फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अगर दो चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों का नेचर अपोजिट यानी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो अगर आपको किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो आप नेगेटिव वाले चार्ज के पास में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। आप सोचेंगे नेगेटिव क्यों नहीं रख सकते, रख के देख लीजिए। नेगेटिव चार्ज आपके पास, नेगेटिव नेगेटिव करेगा रिपल, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा अट्रैक्ट। आपको देखने से लग तो रहा है यहाँ फोर्स हो जाएंगी बैलेंस, बट यहाँ पे दिक्कत ये पड़ती है क्योंकि नेगेटिव वाला ज्यादा पार्ट्स है, तो आपको मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड का भी ध्यान है, अगर मान लीजिए माइनस क्यू वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो आपने उसके पास माइनस रखा है, माइनस के पास माइनस, और वो भी हाई मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस कम, इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स करने की, तो इधर वाली फोर्स बहुत बड़ी होगी, चार्ज सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो इसलिए अगर आपको श्योरली कहना है तो आप नेगेटिव के साथ पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव के साथ नेगेटिव रखोगे तो मैग्नीट्यूड चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा अगर दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है, नेगेटिव वाले चार्ज के पास में पॉजिटिव वाला चार्ज रखो। सिमिलरली पॉजिटिव के पास में अगर आपने नेगेटिव रखा तो देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और इस वाले नेगेटिव कैसे फोर्स लगेगी रिपल्सिव। सेम कॉन्सेप्ट, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप इनको बैलेंस करा सकते हो केवल मैग्नीट्यूड में चेंज कर सकते। मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको बस चार्ज को इधर उधर खिसकाना है, इधर लेफ्ट टू राइट स्लाइड करना है। ऐसी पोजीशन जरूर मिलेगी जहां पे इसकी और इस दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो बैलेंस हो जाए। तो ऐसी पोजीशन आपको तब मिलेगी जब पॉजिटिव वाले चार्ज के पास में नेगेटिव चार्ज रखोगे। ये ऐसा कॉन्सेप्ट आप इसको नोट कर लें, आपके बहुत ज्यादा यूज में आएगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा भी प्लस क्यू ही चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है a। पहली बात तो आपसे पूछ रहा है कि हम एक चार्ज हमको रखना है प्लस क्यू। पहला क्वेश्चन कहां रखें, दूसरा क्वेश्चन किस मैग्नीट्यूड पे रखें जिससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। महत्वपूर्ण बात है सिस्टम, ना कि बॉडी, यानी कि ना केवल इस पे फोर्स अपोजिट फोर्स जीरो होनी चाहिए, बल्कि इन दोनों चार्जेस पे भी फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि पहली बात तो नेचर क्या है। तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज अगर हमने रखा होता तो होता क्या, अगर हम पहले बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, बट हमको कहा गया है क्वेश्चन में कि बॉडी की नहीं, हमको पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम देखनी है। सिस्टम का एक पार्ट बॉडी भी है ना, पहले हम बॉडी का इक्विलिब्रियम देखेंगे। प्लस क्यू इस पॉजिटिव को करेगा रिपेल, ये भी प्लस क्यू पॉजिटिव को करेगा रिपेल। इसका मतलब बॉडी तो इक्विलिब्रियम में हो सकती है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट है। बट आप किसी एक चार्ज को उठा के देख लीजिए, आप प्लस क्यू को देखेंगे तो ये पॉजिटिव, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स। अगेन दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, सो इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स, यानी कि जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही हैं। इस केस में फोर्सेस अपोजिट हैं, बट जब आपने किसी एक साइड वाले चार्ज को देखा तो वहां पे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में नहीं रखी जाएगी अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है। सेकेंडली आप रख लीजिए माइनस चार्ज। अब अगर आपने माइनस रख दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा अट्रैक्ट, यानी कि जो आपकी माइनस वाले पे फोर्सेस लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब बॉडी कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम, बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में रह सकती है। आप किसी एक पॉइंट चार्ज को चेक कर लीजिए, इसी को चेक करते हैं। ये नेगेटिव करेगा पॉजिटिव को अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव करेगा रिपेल, बस फोर्सेस यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर हमें पॉजिटिव के सिस्टम में ऐसा चार्ज रखना है जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो हम नेगेटिव रखेंगे। तो ये चीज कंफर्म हो गई। अब हमसे पूछा गया था किस डिस्टेंस पे रखें और कितने मैग्नीट्यूड का रखें,
तो उसको भी चेक कर लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है हमारे पास। मान लीजिए हमने इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे माइनस q अमाउंट ऑफ चार्ज रखा है, ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो है a। इस पे नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स F1 लगेगी, इधर भी एक फोर्स लगेगी F2, दो फोर्सेस लग रही है। अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो आपको पता है F1 शुड बी इक्वल टू F2। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे K इंटू F1 के लिए Q1 है आपका Q, Q2 है स्मॉल q, डिस्टेंस है x स्क्वायर। सेकेंडली जब F2 के लिखेंगे तो K इंटू Q1 है आपका Q, Q2 इज अगेन स्मॉल q एंड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस महत्वपूर्ण है, ये इतनी डिस्टेंस x है, इतनी डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस x। ठीक, यहां हो जाएगा a माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, k से k गया, q से q गया, q से q गया, तो इसको इधर ट्रांसपोज किया, वैल्यू मिली आपको a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो a माइनस एक्स इक्वल टू होगा x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a/2। यानी कि हमें जो पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज रखना है वो दोनों चार्जेस के अगर हम बीचों बीच रखते हैं, बिल्कुल मिड में रखते हैं, तो हमारा जो माइनस q वाला चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक, अगला अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन देते हैं a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कटेगा, a इक्वल टू 0, बट हमको पता है a 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला केस वैलिड नहीं है। यहाँ x को जब पॉजिटिव लेंगे तभी वैलिड, और वैल्यू कितनी आ रही है x इक्वल टू a/2। यानी कि जो माइनस q वाला चार्ज है हमें उसे दोनों चार्जेस के बिल्कुल बीच में रखना है, अगर हमें माइनस q वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है। अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट में हमने क्या कहा था कि पूरा बॉडी ही इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए किसी एक पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स 0 दिखा दें। देखते हैं क्या है सिस्टम उसमें। अब जब हम बात कर रहे हैं किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए, मान लीजिए प्लस q बात कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव वाला उसे करेगा अट्रैक्ट, जबकि ये पॉजिटिव वाला उसे करेगा रिपेल। ठीक है, इस पे ये फोर्स मैंने मान ली F1 एंड F2, जहाँ पे F2 है स्मॉल q की वजह से, F1 है कैपिटल Q की वजह से। ये दोनों फोर्सेस होनी चाहिए इक्वल, F1 शुड बी इक्वल टू F2। F1 क्या है, इसकी वजह से, तो K इंटू Q, क्योंकि F1 इन दोनों चार्जेस के बीच में है, तो Q इंटू Q अपॉन में इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है a स्क्वायर इक्वल टू K इंटू F2 लिखेंगे, F2 इन दोनों चार्जेस के लिए है। ठीक है, ये दोनों चार्जेस, तो K इंटू Q1, Q2 कितना है स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस कितनी x स्क्वायर। K से K गया, x से x, K से K गया, Q से Q गया। x की वैल्यू आपको पता है क्या है, x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया q अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल q अपॉन x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है a/2। स्क्वायरिंग कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायरिंग कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर अपॉन 4, a स्क्वायर से a स्क्वायर है, यानी कि जो स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी ये q अपॉन 4। यानी कि अगर आपको पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। कहाँ पे रखना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल बीचों बीच रखना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट कि किस मैग्नीट्यूड का रखना पड़ेगा, तो वो भी बता दिया, q/4 मैग्नीट्यूड का आपको चार्ज रखना पड़ेगा। इस एक क्वेश्चन में हमने जितने वैरायटी के क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के बन सकते थे वो सब हमने कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन में कह देंगे आप ये मैग्नीट्यूड वेरी कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस सेम रहेगा, सेम वैल्यूज में अंतर दे देंगे आपको, तो वो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो बोर्ड लेवल पे तो आना मुश्किल है, बट हाँ मेंस और जे एडवांस लेवल पे, नीट लेवल पे वो क्वेश्चन बहुत नॉर्मली आता है, मतलब आता ही है क्वेश्चन वो। और उस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट लॉ लगेगा जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
वो भी इक्विलिब्रियम पर ही बेस्ड है, उसमें भी 2 पार्ट मेनली बनते हैं। मैं वो दोनों पार्ट आज आपको करा दूंगा, जिससे आपके इलेक्ट्रिक फोर्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक डोरी है, ऐसी 2 डोरियां आपने ली, आपने कॉमन पॉइंट से उनको बांध दिया, उनके दूसरे एंड पे बॉब टाइप की चीज एक बॉल 2 लगा दी, उन दोनों बॉल्स को चार्ज किया, सेम नेचर सेम मैग्नीट्यूड, सेम नेचर सेम मैग्नीट्यूड का आपने उनको चार्ज दे दिया। हुआ क्या, जब चार्ज देंगे तो क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स और रिपल्शन लगेगी, दोनों रिपल करेंगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों एक सिचुएशन पे आकर के रुक जाएंगी, ऐसा क्वेश्चन में आपको बता रहा है। एक ऐसी सिचुएशन आई कि जब दोनों आकर के रुक गई, उस इंस्टेंट पर दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.2 मीटर थी। तब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपने चार्ज दिया था उसका मैग्नीट्यूड क्या है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है कि मास दिया हुआ है, ये जो स्ट्रिंग लटकी है इसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, अब पहली बात तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये रुकी क्यों। रुकी इसलिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में आई। इक्विलिब्रियम में क्यों आई, क्योंकि नेट फोर्स इनके ऊपर 0 लगा। अब कैसे लगा वो दिखाते हैं। जब रिपल की होंगी तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा होगा। सेकेंडली, क्योंकि ग्रेविटी फ्री रीजन नहीं है, एक पर्टिकुलर वेट लग रहा है, डाउनवर्ड्स इनका वेट लग रहा होगा। थर्डली, क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ी है, स्ट्रिंग में टाइटनेस से स्ट्रिंग आपकी टाइट रही होगी उस इंस्टेंट पे, इसकी वजह से उस पे टेंशन लगी होगी। तो ये 3 फोर्सेस लगी हैं। अब जैसे मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया, जब इस टाइप से 3 फोर्सेस लगती हैं तो ऐसा मोमेंट आता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। यहाँ पे उसी मोमेंट की बात चल रही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था। आपका मैग्नीट्यूड का मास दिया हुआ था 10⁻³ kg एंड जो लेंथ दी थी स्ट्रिंग की वो है 0.5 मीटर। अब पहले इसमें नेमिंग कर लेते हैं। मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये जो जोड़ने वाला पॉइंट है पॉइंट पी है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर फॉलो कराएं वहां पे तो हमको क्या मिलेगा, फोर्स लग रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ट्रायंगल ओ ए पी की बात करें तो इस डायरेक्शन के अलावा कौन सी डायरेक्शन की साइड है, वो है ए पी। सेकेंडली, आपका लग रहा है नीचे की तरफ वेट डब्ल्यू, और वो डब्ल्यू किसके अलॉन्ग है, वो है ओपी के पैरेलल। थर्डली, जो फोर्स है वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको पता चल गई तो आपसे पूछ रहा है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग के अलाउंग कौन सी साइड है, तो वो कौन सी है, वो है आपकी ओ ए। ये है आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। टेंशन का हमको कोई जरूरत नहीं है तो इसका भी यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा हमको F = AT/OP × W। अच्छा, AP क्या डिस्टेंस है, AP है ये डिस्टेंस। AP आपको पता है, कैसे पता है, पूरी डिस्टेंस 0.2 है, क्योंकि दोनों का चार्जेस सेम है, दोनों सिमेट्रिकल होंगे एक दूसरे के अबाउट। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस की आधी होगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 0.1 मीटर। AP हो जाएगा 0.1। नाउ OP आपको नहीं पता, OP कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम कह सकते हैं OA² = AP² + OP²। OA² क्या है, OA है लेंथ 0.5 का स्क्वायर यानी 0.25। दिस इज इक्वल टू AP²। AP है 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 प्लस OP²। तो जो OP की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट में 0.24। इसी को दूसरे फॉर्म में लिखें, OP की वैल्यू आ जाएगी √24/10। दिस इज मीटर।
तो ये आ गई ओपी की लेंथ, यहाँ रख देंगे, वैल्यू हो जाएगी √24/10 इंटू वेट। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा W/√24। ये इतनी वैल्यू आ गई फोर्स की, बट हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको चार्ज। तो आगे देखते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारी फर्दर जो कैलकुलेशन है उसमें अगर जाएं तो जो हमारी फोर्स है, फोर्स को हम क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले से 1/4πε0, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड Q है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Q² R है, दोनों जब हम चार्ज बनाए थे ऐसे, इनके बीच की डिस्टेंस जो कि दी हुई थी 0.2 मीटर, तो नीचे हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वेट W क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना दिया हुआ है 10⁻³ इनटू ग्रेविटी यानी कि 10। ये है आपका मास, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपॉन में √24। तो Q² की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी, ये कंबाइन करेगा, ये हो जाएगा 10⁻² 10⁻² इंटू में 0.2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.04 अपॉन में रूट में 24 मल्टीप्लाइड बाय ये 9 × 10⁹ नीचे आ जाएगा। ओके, तो Q² जो वैल्यू है वो आ जाएगी, इसको यहां से जब हटाएंगे तो आपको मिलेगा 10⁻², या तो आप इसको तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो Q² की वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई 4/9 इंटू 10⁻²। ये 9 ऊपर जाएगा, 10⁻² के साथ कंबाइन होगा, ये हो जाएगा 10⁻²। ये 9 ऊपर जाएगा -9, ये 100 ऊपर जाएगा -2, तो 9 4 13 10⁻13 अपॉन में √24। ये वैल्यू आ गई, इसको लिख सकते हैं हम 4, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻12 इंटू 10⁻1। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, तो Q आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 10⁻12 का स्क्वायर रूट 10⁻6 इंटू में रूट में 10⁻1 दैट इज 1/10 अपॉन में √24। तो जो ओवरऑल चार्ज आ गया वो आ जाएगा 2/3 रूट में 1/240 माइक्रोकूलम। अब इसके आप √240 को थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं, देखते हैं √240 है हमारे पास, चार्ज आया हमारा 2/3 रूट में 1/240, 240 को लिख सकते हैं 4 × 60, तो 2/3, इस 4 को हम बाहर ले सकते हैं, तो हो जाएगा 1/, या तो डायरेक्टली हम इसमें 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 × 15, 240, यहाँ पे जो 240 आया है उसको 16 × 15 के फॉर्म में लिख देते हैं। 16 का स्क्वायर रूट हम बाहर ले लेते हैं, 4 × 1/√15, 4 इससे कैंसिल होगा, तो जो ओवरऑल आपका चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 1/6√15 माइक्रोकूलम। ये थोड़ी सी इरेशनल टाइप की वैल्यू, बट वैल्यू जो भी है तो है, आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था जो इलेक्ट्रिक फोर्स में बनते हैं, और ये यूज हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने पिछले वीडियो में ही आपको पढ़ा दिया था। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से आप ये क्वेश्चन लगा लेते हैं, और आपके पास जो भी बुक है, आपके पास HCV है, आपके पास ABC हो, प्रदीप फंडामेंटल है, नगीन प्रकाश की बुक है, जो बुक है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आपको जो डाउट्स हैं वो हमें भेजें, हम वो डाउट्स को क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, हम उस डाउट को बता देंगे आपको।
इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके अलावा हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें, और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।